अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदफ़ रहीम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इस टॉपिक को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम मूड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर हम नॉर्मल मूड की बात करें तो उसके टू एक्सट्रीम्स होते हैं। नंबर 1 इज़ एलिवेटेड मूड एंड सेकेंड वन इज़ लो मूड। एलिवेटेड मूड से मुराद ये यानी जहाँ एक इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, इरिटेबल या यूफोरिक होता है, और लो मूड यानी जहाँ एक इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा होपलेसनेस, सैडनेस या फिर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट की कमी महसूस कर रहा होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस सेकंड एक्सट्रीम से रिलेटेड है, जिसको हम क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि क्या हर लो मूड या हर सैडनेस को हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कह सकते हैं? द आंसर इज़ एब्सोल्यूट नो। बेसिकली हर एक इंडिविजुअल ना अपनी लाइफ में किसी न किसी वक्त लो मूड का शिकार होता है, वो एक्सपीरियंस करता है लो मूड को, सैडनेस एक्सपीरियंस करता है, लेकिन ये एक नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स है। जब ये लो मूड और ये सैडनेस 2 वीक्स तक कंसिस्टेंट रहे और इसके साथ साथ मज़ीद साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो और वो एक इंडिविजुअल की जो डेली फंक्शनिंग है उसको सिग्निफिकेंटली इम्पेयर करे, उसमें इम्पेयरमेंट कॉज करे, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, what is the diagnostic criteria according to DSM-5 TR, what is the etiology of major depressive disorder. So let's start with the definition of major depressive disorder. Major depressive disorder is, I already told you that it is a mood disorder, right? तो इसमें एक इंडिविजुअल कम से कम 2 वीक्स तक परसिस्टेंट लो मूड या लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, जिसको हम एनहेडोनिया कहते हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इसके साथ साथ इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इसके सिम्टम्स है वो उसके सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल फंक्शनिंग को सिग्निफिकेंटली इम्पेयर करते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? ये जो टर्म है ना मेजर, ये क्यों कहते हैं? तो जो नॉर्मल सैडनेस होती है ना उसकी इंटेंसिटी कम होती है, राइट? वो बंदे की लाइफ में इम्पेयरमेंट कॉज नहीं करती है। बंदा अपनी लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, वो सारा चल रहा होता है उसका। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में बंदे की लाइफ में उसकी डेली फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट कॉज होती है और उसकी सेवेरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सैडनेस। तो ये यहाँ पर मेजर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से हम इसको ईजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन की तो बात कर ली, जो कि बहुत ही ईजी था। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि DSM-5 TR जो मोस्ट लेटेस्ट वर्जन है, उसके अकॉर्डिंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि असल में ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता क्या है, राइट? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का मतलब होता है यानी वो स्टैंडर्ड्स या वो पैरामीटर्स जो किसी भी पर्टिकुलर डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, राइट? यानी इसके बेस पर जो जो चीज़ें अभी मैं आपको बताने लगी हूँ, उसी के बेस पे हम लोग किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी क्लाइंट को ये डायग्नोस कर सकते कि हाँ उस बंदे को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू सिम्टम्स और ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन या कुछ भी ऐसा, तो हम उसको कतन ये नहीं कह सकते कि उस बंदे को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो आइए देखते हैं कि DSM-5 TR के मुताबिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डायग्नोज किस तरह से किया जाता है। तो डायग्नोसिस के लिए 9 सिम्टम्स जो है वो DSM-5 में दिए गए हैं।
जिनमें से कम से कम 5 सिम्टम्स का 2 वीक्स तक परसिस्टेंट जो है वो प्रेजेंट होना ज़रूरी है। लेकिन एक कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि उन 5 सिम्टम्स में से कम एक सिम्टम इन दोनों में से भी प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक जो मैं आपको अभी ये 2 सिम्टम्स बताने लगी हूँ ना, उन 5 में से 2 तो इनमें से एक मस्ट होगा, राइट। एक है डिप्रेस्ड मूड मोस्ट ऑफ द टाइम, दूसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, जिसको मैंने पहले भी बता दिया था कि एनहेडोनिया कहते हैं, या फिर ये हो, यानी डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, इनमें से एक तो मस्ट प्रेजेंट होगा। इसके अलावा बाकी 4 कोई होंगे, और बाकी के सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से हैं। एक है कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस और वेट गेन, एपिटाइट में जो है वो नोटिसेबल चेंज वो नज़र आएगा, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, साइकोमोटर एजिटेशन और साइकोमोटर रिटार्डेशन, फैटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेस या एक्सेसिव गिल्ट, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइडल आइडिएशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया काफ़ी ईजीली इसको समझ लिया, लेकिन यहाँ तक अभी बात ख़त्म नहीं हुई। अभी हमने सिर्फ सिम्टम्स की बात की है, राइट। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये भी हैं, 1-2 क्राइटेरियाज अभी मैच करना ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ इस बंदे को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। एक ये है कि ये जो उसके सिम्टम्स है, जो हम लोगों ने कहा कि 5 सिम्टम्स मस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये सिम्टम्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस क्रिएट करने चाहिए और इंडिविजुअल की जो डेली फंक्शनिंग है उसको इम्पेयर करना चाहिए। मतलब अगर उसमें इम्पेयरमेंट कॉज हो रही है तब हम जाके कह सकते हैं कि हाँ इस बंदे को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। और उसकी सोशल, एकेडमिक और जो प्रोफेशनल लाइफ है, ऑक्यूपेशनल लाइफ है, वो इफ़ेक्ट हो रही हो इन सिम्टम्स की वजह से। ये बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया समझ लिया है। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी यानी कॉज को कहते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ लीड करते एक बंदे को। तो साइकोलॉजी के मुताबिक डिप्रेशन को हम बायोसाइकोसोशल मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर हम इस टर्म को देखें ना कि बायोसाइकोसोशल मॉडल, तो यहाँ पर 3 टर्म्स यूज़ हुए हैं। नंबर 1 इज़ बायोलॉजिकल, सेकंड इज़ साइकोलॉजिकल एंड थर्ड इज़ सोशल। तो हम अभी बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी देखते हैं, साइकोलॉजिकल और जो सोशल है वो फैक्टर्स हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं जो कि एक बंदे को लीड कर सकते हैं टुवर्ड्स मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि अगर तो पेरेंट्स में ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो अ पर्सन इज़ मोर प्रोन टू मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, राइट। अब सेकंड जो चीज़ है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स में अगर इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामीन है और नॉरएपिनेफ्रिन है। अब जो लास्ट है दैट इज़ हार्मोनल चेंज एंड ब्रेन फंक्शनिंग। तो ये बायोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बंदे को लीड कर सकते हैं टूवर्ड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब हम कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। नेगेटिव थॉट पैटर्न, लो सेल्फ इस्टीम, पुअर कॉपिंग स्किल्स, इनकी वजह से जो है वो बंदे को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनमें लॉस ऑफ लव्ड वन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है कोई, या फिर सोशल आइसोलेशन की वजह से भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो डिप्रेशन है ना, ये एक मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर है। सिर्फ एक कोई सिंगल फैक्टर इसका ज़िम्मेदार नहीं है, यानी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि बंदे को इस डिसऑर्डर की तरफ लीड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस
आज की जो लेक्चर है उसमें डिटेल से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से क्या मुराद है। हमने DSM-5 TR के अकॉर्डिंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी देख लिया है और साथ में हम लोगों ने एटियोलॉजी के ऊपर भी बात की है। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप साइकोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद नॉलेज भी गेन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।